दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बिहार के विकास का दावा करते नहीं थकते हैं। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी लगातार सरकार के इस दावे को खारिज करती रही है। अब बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से महागठबंधन की सरकार पर सीमांचल की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नालंदा में ग्लास ब्रिज का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन सीमांचल की जनता भूख से मर रही है और प्लान उनकी नियति बन गई है। सीमांचल की जनता जब अपने पर आ गई तो फिर नीतीश तेजस्वी की सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि भले ही वे सदन में अकेले हो, लेकिन बिहार की करोड़ों जनता उनके साथ है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि नीतीश कुमार न्याय के साथ विकास का अपना दावा साबित करें और फिर तेजस्वी यादव सीमांचल विकास आयोग के गठन का अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि बिहार अगर पिछड़ा है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री इसके लिए लगातार आवाज भी उठाते रहे हैं, लेकिन जब सीमांचल का इलाका पिछड़ा हुआ है तो फिर उसके विकास की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। नीतीश कुमार ने इंसाफ के साथ तरक्की का वादा किया था। नालंदा में तो सरकार ग्लास ब्रिज बना रही है, लेकिन क्या कारण है कि सीमांचल में नदी पार करने के लिए पुल नहीं बनाया जा रहा है। सड़क और पुल नहीं होने से वहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार का इस पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल के लोगों के साथ जितनी नाइंसाफी की गई है वह कहीं नहीं हुई है। या सिर्फ विकास का दावा करने से विकास नहीं हो जाता है। आज़ादी के बाद सीमांचल का इलाका काफ़ी खुशहाल था और वहां के लोग कभी दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करते थे, लेकिन आज सीमांचल का बच्चा बच्चा मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। इंसाफ की बात कहने वाली नीतीश सरकार ने सीमांचल के साथ जुल्म किया है। हमारे वोट से नीतीश तेजस्वी ने सरकार बनाई है और टैक्स के पैसों से ऐश कर रहे हैं। जब गंगा पर कई पुल बन रहे हैं, लेकिन सीमांचल के पैसों को लूट करके शहरों को सजाने का काम सरकार कर रही है और सीमांचल के लोग भूख से मर रहे हैं। आने वाले समय में सीमांचल के लोग नीतीश तेजस्वी को अच्छी तरीके से जवाब देंगे, ये कहना है एआईएमआईएम की बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। दोस्तों बात करते हैं कि आधार कार्ड हमारे सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जैसे सरकारी योजनाओं और फिर सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। हालांकि आधार कार्ड से जुड़े फ्रॉड के कई मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में UIDAI समय समय पर यूजर्स को अलर्ट करती रहती है। अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसके लिए UIDAI ने लोगों को चेतावनी जारी कर दी है। दरअसल आधार कार्ड से जुड़ा एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मैसेज में आधार कार्ड यूजर्स को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी आधार से संबंधित जानकारी किसी की भी साथ शेयर ना करें या फिर सरकारी स्कीम का लाभ पाने के लिए अपनी आधार कार्ड की एक प्रति प्रदान ना करें। जब मैसेज में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की है। UIDAI ने इस मैसेज को पूरी तरीके से फर्जी बताया है। साथ ही बताया है कि सरकार की ओर से ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। इस मैसेज में UIDAI का लिंक भी दिया गया गलत है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर से तमिलनाडु मामले को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हमला किया है। जहां हंगामे के बीच बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने रिपोर्टिंग टेबल को पटका, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्रवाई को बीजेपी विधायकों को चिन्हित करके कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भारी हंगामे के बाद बीजेपी के विधायक सदन का बहिष्कार कर दिया और फिर बाहर निकल गए। जय नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव सदन के भीतर गुंडा की भाषा बोल रहे हैं। तमिलनाडु के मुद्दे पर सरकार झूठ बोल रही है और सरकार स्पेशल कमेटी भेज करके पूरे मामले की जाँच कराएं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की बर्बरतापूर्वक की पिटाई करके उनकी हत्या की जा रही है। जब सरकार उसे झूठा बता रही है, लेकिन तमिलनाडु में रहने वाले बिहार के लोग घटना को सही बता रहे हैं। जब मजदूरों को वहां की सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है,
जब फोन करके वहां के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। विपक्ष जब सदन में सरकार से कार्रवाई की मांग कर रही है तो फिर इस गंभीर विषय को घुमाया जा रहा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे मामले को झूठा और फिर धार्मिक बता करके पल्ला झाड़ रहे हैं। जी हाँ, विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव स्पेशल विमान से केक काटने के लिए चेन्नई जाते हैं और वहां भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के अपनी राजनीति चमका रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के मजदूरों की हत्या की जा रही है, लेकिन उनके मुंह से वहां आवाज नहीं निकलता है। बीजेपी मांग कर रही है कि स्पेशल समिति का गठन करके वहां भेज करके पूरे मामले की जांच कराई जाए और बिहार के लोगों की जान बचाई जाए। तो इस पर कार्रवाई करने के बजाय तेजस्वी यादव कहते हैं कि ज़्यादा व्याकुल मत होइए। तेजस्वी यादव गुंडा की भाषा बोल रहे हैं। बिहार विधानसभा गुंडा की भाषा से नहीं चलने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में बदहाली का बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के कई जिलों के सदर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी और पैथोलॉजी लैब रेड जोन में है। यह नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल भी मानकों पर खड़ा नहीं उतरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सदर अस्पताल के लैब को 100 में से सिर्फ 45 अंक मिले हैं। जी एनक्यूएस की रिपोर्ट्स के अनुसार 50% से कम अंक को चिंताजनक माना जाता है। लैब के साथ ओटी की रिपोर्ट भी गड़बड़ है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ओटी का अंक अभी नहीं आया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल को ओटी के अंक मिलाकर के कुल 54 अंक मिले हैं, जो उसे रेड जोन की स्थिति से बाहर रखे हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति ने एनक्यूएस की रिपोर्ट सभी जिलों को भेजी है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे जानकर कि आप भी हैरान हो जाएंगे। सीतामढ़ी में जयमाला के दौरान डीजे ने दूल्हे की जान ले ली। दरअसल सीतामढ़ी के सोनबरसा प्रखंड के इंदरवा गांव का ये मामला है, जहां बुधवार की रात परिहार प्रखंड के मणिथर गांव से सुरेंद्र कुमार की बारात आई हुई थी। वहीं बारात आने के बाद शादी की सभी रस्में अच्छे से चल रही थी। दूल्हे की द्वार पूजा सहित अन्य रीति रिवाज सभी अच्छे से हो गए थे। जब समारोह में महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गा रही थी, तभी इस बीच जयमाला के लिए दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंच गए और फिर जयमाला के बाद अचानक दूल्हा बेहोश हो गया और स्टेज पर ही दुल्हन के सामने गिर पड़ा, जिसके बाद दूल्हे को फटाफट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। ग्रामीणों का कहना है कि जयमाला के बाद दोनों परिवार वालों के लोगों की दूल्हा और फिर दुल्हन के साथ फोटोग्राफी भी हो चुकी थी। जब वहीं बाराती में आए लोगों ने बताया है कि डीजे की वर्कर्स आवाज़ से दूल्हे को हड़बड़ाहट हो गई और हार्ट अटैक से उसकी जान चली गई। जब दूल्हे के गिरते ही समारोह में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जाता है कि तेज डीजे की आवाज़ से गड़बड़ाहट होने लगी थी। जब दूल्हा बार बार रथ को डीजे से दूर रखने की बात कह रहा था, लेकिन कोई उनकी बात को नहीं सुना। लास्ट में उनकी जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विपक्ष में बैठे बीजेपी सदन में लगातार तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हो रहे मारपीट को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं बिहार की पूर्व मंत्री राबड़ी देवी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और राबड़ी देवी ने कहा है कि तमिलनाडु में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। अच्छा, बीजेपी देश में दंगा फैलाने का काम कर रही है। किसी भी झूठी घटना का अफवाह फैला करके बिहार को बदनाम करना चाहती है। राबड़ी देवी ने कहा है कि तमिलनाडु में किसी तरह की घटना नहीं हुई है। बीजेपी बिहार और बिहार के लोगों को बदनाम करने के लिए लगातार षड्यंत्र करती है। जब तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वहां वे एक कार्यक्रम में गए थे और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव को बदनाम करने की नीयत से बीजेपी वाले हो हल्ला कर रहे हैं। जब वहीं पूर्वोत्तर भारत में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने और फिर 2024 में एक बार फिर से केंद्र में भी सत्ता बनने के बीजेपी नेताओं के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार की जनता और देश की जनता तय करेगी कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी छवि तोड़ने और देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए लगातार बातचीत का अभियान चला रहे हैं। जब मुस्लिम बुद्धिजीवी उलेमाओं की आरएसएस के नेताओं के साथ अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। 1 मार्च को एक बार फिर से आरएसएस नेताओं की मुस्लिम बुद्धिजीवी के साथ बातचीत हुई है।
जी हाँ, आरएसएस के प्रतिनिधियों ने 1 मार्च की मुस्लिम बुद्धिजीवियों और फिर उलेमाओं के साथ बातचीत की है। इस बार की बातचीत में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जामिया के रजिस्ट्रार, इस्लामिक सेंटर के प्रेसिडेंट सिराजुद्दीन कुरैशी और कई मुस्लिम प्रोफेसर और फिर डॉक्टर शामिल हुए। वहीं अगर आरएसएस के प्रतिनिधियों की बात की जाए तो फिर पहले की तरह ही रामलाल, कृष्ण गोपाल और फिर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अध्यक्ष इंद्रदेव कुमार शामिल हुए। इस बैठक में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने देश में हालात को लेकर के चर्चा की है। जहाँ इससे पहले 14 जनवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के आवास पर आरएसएस नेताओं के साथ मुस्लिम उलेमाओं और फिर बुद्धिजीवियों की बैठक हुई थी। इसमें मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व जमात इस्लामी के मोहतसिन खान ने किया था। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। जहां राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी सिखों और मुसलमानों को भारत का नहीं मानते, जब मोदी देश को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे विचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ढांचे को तहस नहस कर रहे हैं। मैं उनकी 2-3 अच्छी नीतियों से प्रभावित नहीं हो सकता अगर वे मेरे देश को बांट रहे हैं, और फिर मैं सोचता हूं कि वे वही कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि वे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यह भारत राज्यों का एक संघ है। अगर एक यूनियन पर आप कोई विचार थोपने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ मेरे सामने एक सिख बैठे हैं, वे भारत से आते हैं। जब भारत में मुसलमान हैं, जब भारत में ईसाई है, वे सभी भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं मानते। नरेंद्र मोदी उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि ये भी कहा गया है कि किसी पर थोपा ना जाए। जब मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने अपनी जासूसी का आरोप लगाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया जिले की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। जी हाँ, जबकि कटिहार की माली हालात सुधरी है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में दोनों जिलों की रैंकिंग में क्रमशः 4 अंकों का उतार चढ़ाव सामने आया है। किशनगंज और अररिया पिछले साल की रैंकिंग पर बने हुए हैं। जब प्रति व्यक्ति आय मामले में अररिया जिला 37वां स्थान पर है, यानी कि राज्य के गरीब जिलों में दूसरे नंबर पर अररिया जिला है। बिहार विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशनगंज जिला पिछले वित्तीय वर्ष की तरह 31वीं रैंकिंग पर काबिज है, जहाँ पूर्णिया 25वीं और कटिहार जिला 19वीं रैंकिंग हासिल कर सका है। पूर्णिया जिला में प्रति व्यक्ति आय 23,575 रुपये है, जहाँ पिछले साल ये रकम 25,053 रुपये थी। रैंकिंग पिछले साल 21वीं थी, जो इस साल 25वीं हो गई है। जो यहाँ के लोगों की आय में 1478 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले कुछ समय में इंटरनेट का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। जहाँ कंपनियां टैरिफ प्लान के साथ अनलिमिटेड डाटा भी देती है। इस वजह से लोग जम करके स्मार्टफोन में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अनलिमिटेड डाटा की वजह से लोग अपना मोबाइल में इंटरनेट डाटा हमेशा ऑन ही रखते हैं। मोबाइल पर काम ना करने के वक्त भी लोग अपना मोबाइल डाटा ऑन रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमेशा मोबाइल डाटा ऑन रखने की वजह से मोबाइल में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। अगर आप भी मोबाइल में इंटरनेट डाटा हमेशा ऑन रखते हैं तो फिर आपका मोबाइल लगातार काम करता रहता है। इसकी वजह से मोबाइल की बैटरी लगातार खर्च होती रहती है। इसका परिणाम ये होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी तब भी लगातार उतरती रहती है जब आप वर्क नहीं कर रहे होते हैं। इससे बैटरी पर भारी भार पड़ता है। इससे मोबाइल को बैटरी से नुकसान भी हो सकता है। जब मोबाइल में हम कई तरह की ऐसी ऐप्स डाउनलोड करके रखते हैं, ऐसे में अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपके मोबाइल का डाटा चालू रखते हैं तो फिर बिना उपयोग किए भी आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में कई सारी ऐप्स चालू रहती है, जो आपके बिना इजाज़त के आपके मोबाइल का डाटा खाती है। दोस्तों, बात करते हैं कि नेपाल ने भारत को एक बार फिर से टेंशन दी है। यह नेपाल में भारतीय करेंसी से सामान खरीदना मुश्किल हो गया है। नेपाल की सरकार ने 100 से ऊपर की करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे नेपाल में खरीदारी को जा रही भारतीय लोग बेरंग वापस लौट रहे हैं। नेपाल के बदले व्यवहार से भारतीय सीमांत क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है।
जहां लोगों ने कहा है कि नेपाल में सालों से भारतीय करेंसी से खरीदारी होती रही है। अब नेपाल के कारोबारियों के व्यवहार में आए बदलाव से वे हैरान हैं। पड़ोसी देश नेपाल के बाजार में व्यापारी इन दिनों भारतीय रुपये नहीं ले रहे हैं। दरअसल नेपाल में भारत की 100 से ऊपर की करेंसी प्रतिबंधित है। यह साल 2020-21 में इस संबंध में आदेश पारित किया गया था। इस विधेयक को इन दिनों सख्ती से लागू किया जा रहा है, जहां इसी के चलते नेपाली व्यापारी भारतीय करेंसी लेने से मना कर रहे हैं, जहां इसके पीछे राजनीतिक कारण भी अहम माना जा रहा है। नेपाल में मौजूदा सरकार नेपाली करेंसी रुपया को ही बाजार में बढ़ावा देना चाहती है। दोस्तों बात करते हैं कि डिजिटल लेन देन का प्रचलन तेजी के साथ बढ़ा है। जहां यूपीआई लोगों द्वारा भुगतान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे माध्यमों में सबसे लोकप्रिय है, बेहतर है। जहां यूपीआई का इस्तेमाल करते समय यूजर्स को कई बार परेशानी भी आ जाती है। जहां एक समस्या जो सबसे ज़्यादा आती है वह है यूपीआई पेमेंट करने पर ट्रांजैक्शन, जहां ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी आपका अकाउंट से पैसे कट जाना। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ग्राहकों के साथ सभी ये समस्या आती है। जहां अगर एसबीआई यूपीआई पेमेंट करते वक्त आपकी ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाए तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप भी 2 तरीके से शिकायत करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अभी तक आप क्यूआर कोड पर स्कैन करके पेटीएम या फिर गूगल पे से पेमेंट करते होंगे, लेकिन अब आप सिक्के भी पाएंगे। जी हां, इस क्यूआर कोड से। इसके लिए रिजर्व बैंक देश के 12 शहरों में 19 मशीनें लगाने जा रही है। दरअसल ये क्यूआर कोड एनेबल्ड कॉइन वेंडिंग मशीन होगी, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल से इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से सिक्के प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि इसकी मदद से छोटे शहरों से लेकर के महानगरों में भी सिक्कों के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि पिछले महीने हुई एमपीसी की बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की बैठक में इन मशीनों को लेकर के घोषणा की थी। शक्तिकांत दास के अनुसार जल्द ही देश भर के 12 शहरों में 19 स्थानों पर क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। ये पायलट प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत मशीन पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके सिक्के निकाले जा सकेंगे। आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक पहले ही देश भर में कॉइन वेंडिंग मशीन स्थापित कर चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक बार फिर से दरभंगा एयरपोर्ट के लिए महंगे टिकट का मामला उठाया है। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार एक भी पैसा टैक्स नहीं लेती है। इसके बावजूद भी दरभंगा में हवाई टिकट 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार उड़ान स्कीम के तहत कम दर पर टिकट उपलब्ध कराने की बात कहती है, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ान स्कीम के तहत ऐसा दिखता नहीं है। जहां संजय झा ने कहा है कि भारत सरकार कहती है कि उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकते हैं। दरभंगा से बेंगलुरु का टिकट 21,000 रुपये का है। क्या हवाई चप्पल पहनने वाले टिकट खरीद पाएंगे? जहां उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर पर्याप्त जगह है, जहां वहां अन्य कंपनियों को भी सेवा शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे टिकट दर में कमी आएगी। उन्होंने कहा है कि हवाई टिकट दर को लेकर के केंद्र सरकार को कैपिंग भी करनी चाहिए, जिससे कि टिकट दर में कोई भी कंपनी बेतहाशा वृद्धि नहीं कर सके। उन्होंने कहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए इससे पहले बिहार सरकार ने 24 एकड़ जमीन दिया था, जिसमें लाइटिंग करने की व्यवस्था की गई है। अब फिर से हम लोगों ने 54 एकड़ जमीन एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण को लेकर के मुहैया कराया है। बिहार सरकार लगातार दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा को बढ़ा रहा है। दोस्तों बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी बिहार में शराब के शौकीन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के आरोप में पकड़े भी जा रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी हो या फिर अन्य लोग कानून का माहौल उड़ाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार के बगहा से सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में सुबह सुबह हेड मास्टर साहब स्कूल पहुंच गए। जहां घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को देख करके हेड मास्टर साहब का सारा नशा उतर गया। यह घटना राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलबरिया रूबा टोली की है। दरअसल हर रोज की तरह गुरुवार को स्कूल के शिक्षक और फिर बच्चे समय से स्कूल पहुंच गए थे। इसी बीच स्कूल के हेडमास्टर अशोक यादव नशे की हालात में स्कूल पहुंच गए। यह शिक्षक को नशे की हालात में देख करके बीडीसी ने इस बात की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दशरथ पोद्दार को दे दी, जिसके बाद बीडीओ स्कूल पहुंचे और फिर मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पसंद और नापसंद पर ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। जहां अब तक नीतीश कुमार अपनी मर्जी से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे, जहां पहली दफे तेजस्वी यादव की नाराजगी के बाद उनके अधीन आने वाले नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को बदल दिया गया। जहां राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव के पद पर तैनात आनंद किशोर को विभाग से चलता कर दिया गया। जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही ये विभाग देख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के संस्थापक और फिर पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसे राज्य और फिर केंद्र सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह यहाँ के लोगों की बदकिस्मती है कि उन्हें आज भी पलायन करना पड़ रहा है। निषाद विकास संघ द्वारा पटना में आयोजित मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की शुभकामनाएं दी। जब समारोह में उपस्थित सहनी ने इस समारोह को लेकर के संघ को धन्यवाद दिया है, लेकिन मुंबईया स्टाइल में भी होली मिलन समारोह के आयोजन की भी बात कही है। उन्होंने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि होली पर्व के पहले तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, जब कई लोगों ने वीडियो भेज करके मदद की गुहार लगाई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण का कार्य दिनांक 15 अप्रैल 2023 से दिनांक 15 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। इसके आलोक में पटना जिला में सभी कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिलाधिकारी पटना सह नोडल पदाधिकारी जाति आधारित गणना 2022 सह प्रधान गणना पदाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा गुरुवार को बताया गया है कि द्वितीय चरण के लिए गणना कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जब पटना जिला में 12,831 परगणक है, जब 10% सुरक्षित के साथ परगणकों की कुल संख्या 14,114 है। दोस्तों बात करते हैं कि मद्य निषेध और फिर निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वीडियो वायरल हो जाने के मामले में विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने इस प्रकरण में 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिन अधिकारियों को निलंबित किया है वह है पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल के अवर निबंधन अहमद हुसैन और मधुबनी की बाबू रही के अवर निबंधन प्रणव शेखर। दोनों को तत्काल प्रभाव से विभाग निलंबित कर दिया है। जब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच का आदेश चीफ सेक्रेटरी को दिया था, जब विभाग ने भी अपनी ओर से जांच कराई है। जांच में इन्हीं दोनों अधिकारी को वीडियो वायरल करने का दोषी पाया गया था। जब इसके बाद उन्हें स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने के बाद इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दोस्तों बात करेंगे कि देश में अगले 3 सालों में कैंसर के केस तेजी के साथ बढ़ने वाले हैं। ये दावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने किया है। ICMR ने 2025 तक कैंसर के कोर्सों में 12.7% की बढ़ोतरी होने की बात कही है। जब पिछले कुछ सालों में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कैंसर के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए विशेषज्ञों ने यह दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 2020 में राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर के अनुमानित मामले 2020 में 13 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर के 14,26,000 हो गए हैं और 2022 में बढ़कर के 14,61,000 पर पहुंच गई है। जहां विशेषज्ञों के अनुसार देश में हृदय रोग और फिर सांस की बीमारियां ही नहीं बल्कि कैंसर के मामले भी बढ़े हैं। कैंसर के बढ़ते प्रसार के लिए कई तरह के फैक्टर्स जिम्मेदार है, जिसमें बढ़ती उम्र, जीवन शैली में बदलाव, व्यायाम और फिर पौष्टिक आहार की कमी शामिल है। कई बार लोगों को कैंसर के लक्षणों की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे समय पर उनमें बीमारी का पता नहीं चल पाता है और फिर इलाज में भी देरी हो जाती है। जल्द ही इलाज ना मिलने के कारण कैंसर बढ़ता जाता है। इसलिए लोगों के बीच कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाना भी बेहद जरूरी है। जब पिछले कुछ सालों के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और फिर फेफड़ों के कैंसर के मामले सामने आए हैं, जब वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और गर्भाशय के कैंसर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आपने कई बार ट्रेन में सफर किया होगा, लिहाजा उसके कई नियमों के बारे में भी भली भांति आप जानते होंगे।
लेकिन क्या आप रेलवे के 5 ऐसे नियमों के बारे में जानते हैं जिनका उल्लंघन करने पर आपको न केवल भारी जुर्माना देना पड़ सकता है बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। अभी हम आपको ऐसे ही 4 नियमों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में जानकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की छत पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसे रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत 3 महीने की कैद या फिर 500 रुपये का जुर्माना दोनों भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो रेलवे के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति टिकटों की दलाली नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो फिर रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। तीसरे नंबर पर बात करें तो देश के किसी भी रेल परिसर में बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सामान नहीं बेचा जा सकता है और न ही फेरी लगाई जा सकती है। इस अपराध में पकड़े जाने पर आरोपी पर रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत 2,000 रुपये तक जुर्माना और 1 साल की कैद हो सकती है। चौथी और अंतिम बात यह है कि अगर आप अपने पास मौजूद टिकट से ऊंची श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। इसके लिए आपके अधिकतम दूरी तक किराया और 250 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है। ये जुर्माना ना दिए जाने पर आपको हिरासत में भी लिया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का दामन जदयू के 3 दर्जन नेताओं ने थाम लिया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जाता है। एक साथ 36 नेताओं के उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल होने से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा और जोर पकड़ने लगी है। जहाँ उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति में जदयू नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। जहाँ कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशासन की सरकार का गुणगान करने वाले जदयू नेता RLJD में आते ही नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं। यह सीतामढ़ी में इन नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी में RLJD की सदस्यता हासिल की है और पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कही है। जदयू से रालोजद का दामन थामने वाले में मुख्य रूप से राम लक्ष्मण सिंह कुशवाहा का नाम शामिल है जो कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता हैं। कुशवाहा समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। जब जिस दल में उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं वहाँ भी वे साथ रहते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में एक तरफ जहां मार्च के पहले दिन ही रसोई गैस की कीमतों में 350 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं होली पर इस बार पकवान बनाना भी किचन के बजट को बिगाड़ सकता है। जब पिछले साल होली के मुकाबले किराना सामान पर लगभग 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार पिछले होली के मुकाबले सूजी, मैदा और आटा की कीमत में 10 रुपये प्रति किलो तक महंगा हुआ है। चीनी और गुड़ में भी 2 से 3 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। ड्राई फ्रूट में केवल छुहारा में तेजी है, जहाँ छुहारा 300 रुपये प्रति किलो से बढ़कर के 450 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं इस साल होली में पकवान तलना कुछ सस्ता हुआ है। जब रिफाइंड और सरसों तेल में 40 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है, जबकि घी में पकवान बनाना कुछ महंगा हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं होगा तो फिर पूर्णिया सहित पूर्वांचल और फिर उत्तरांचल में कश्मीर जैसे हालात हो जाएंगे। जहां हिंदुओं की हत्या, लूट, अपहरण और लड़कियों के साथ गलत काम करने की घटनाएं हो रही है, लोग पलायन कर रहे हैं। यही स्थिति इस क्षेत्र में भी 20 साल बाद सुनने और फिर देखने को मिलेगा। जब बेगूसराय में एक कार्यक्रम में शामिल होने बीते रात आए प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हमारा DNA औरंगजेब एवं गजनी से नहीं मिलता है, हमारा DNA तो शिवाजी महाराज वाला है। जब औरंगजेब हमारी आस्था को नहीं डिगा पाया तो फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसे जयचंद हमारी आस्था को क्या डिगा पाएंगे। या 450 वर्ष पहले राम मंदिर को तोड़ा गया और हमने राम मंदिर बना लिया। उन्होंने कहा कि सनातनी आस्था को कोई भी डिगा नहीं सकता। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामायण पर टिप्पणी करके गलती किया है। भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उन्हें कृष्ण के साथ साथ राम के प्रति भी श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। हिंदू एवं मुसलमान का DNA एक नहीं है। कैंसर का डॉक्टर होने के नाते हमारी समझ DNA मामले में किसी से भी ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु के तिरुपुर में लगातार हिंदी भाषियों पर हमले हो रहे हैं। इस घटना में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि लगातार हिंसा की घटना से मुंगेर जिला के भी कई मजदूर भय के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल तमिलनाडु के तिरुपुर में एक बिहारी टोला है जिसे छोटा असरगंज के रूप में जाना जाता है। यहाँ मुंगेर के असरगंज के कई लोग रह करके काम करते हैं, लेकिन इन दिनों व्याप्त हिंसा के दौरान तिरुपुर से असरगंज
लौटने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। त्रिपुर से लौटे असरगंज थाना क्षेत्र के रहमतपुर बासा निवासी सत्यनारायण पंजियारा के पुत्र 19 वर्षीय रोशन कुमार ने बताया कि त्रिपुर में हमारी कॉलोनी के आसपास हिंदी भाषियों पर अभी हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर हिंदी भाषियों पर लगातार हमले होने से वहां दहशत का माहौल कायम है। इसीलिए वहां से किसी तरीके की अपनी जान बचाते हुए अपना घर असरगंज लौट गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते 2022 का साल अभूतपूर्व महंगाई के नाम रहा। जब पहले कोरोना के बाद रिकवरी, फिर यूक्रेन संकट और फिर मौसम की मार। आम आदमी पर इन सभी हमलों का असर ये हुआ कि उनकी थाली की रोटी महंगी हो गई। रूस यूक्रेन जो दुनिया का 25% गेहूं पैदा करते हैं, जब वहां युद्ध के कारण जहाज अटक गए हैं। भारत जो दुनिया की उम्मीद था, जहां वहां भी मार्च अप्रैल में गर्मी ने गेहूं का उत्पादन घटा दिया है। इससे आम लोगों के साथ ही सरकार के भी भंडार खाली रह गए हैं। जहां इस साल भी फरवरी में चली गर्म हवाओं ने गेहूं के संकट के संकेत दिए हैं, लेकिन अभी तक राज्यों से जो खबरें सामने आई है वह राहत देने वाली है। सरकार की एक समिति ने बताया है कि देश के सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की फसल की स्थिति सामान्य है। ऐसे में माना जा रहा है कि बाजार में गेहूं की आवक सामान्य रहेगी और फिर अभी तक 2200 से 2500 रुपये क्विंटल बिक रहे गेहूं के दाम नीचे आ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की बात को सरासर झूठा करार दिया है। विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहारियों पर हमले की बात सरासर गलत है। ये बीजेपी ने अफवाह फैलाई है। बीजेपी माइंडेड मीडिया भी खबर दे रही है। जवाब में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर आरोप गलत हुए तो फिर सदन में खुली माफी मांगेंगे। जहां चार्टर्ड प्लेन से केक काटे जाने वाले क्या कहेंगे। दरअसल विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हुई हमले का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले हो रहे हैं और बिहार सरकार चुपचाप बैठी है। बिहार के डिप्टी सीएम चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जा रहे हैं, जब बिहारी मजदूर तमिलनाडु से भाग रहे हैं। इसके बाद बोलने के लिए खड़े हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि तमिलनाडु में बिहारियों पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु के डीजीपी का बयान सदन में पढ़ा। उसमें कहा गया है कि वहां बिहारी सुरक्षित है। बिहारियों पर हमले का जो भी वीडियो सामने आया है वह पुराना वीडियो है, वह तमिलनाडु के लोगों और फिर बिहारियों के बीच मारपीट का वीडियो नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तमिलनाडु को लेकर के भाजपा अफवाह उड़ा रही है। भाजपा के लोग जो दो प्रदेशों के बीच घृणा फैला रहे हैं, ये लोग भारत माता की जय बोलते हैं और फिर दो राज्यों के बीच विवाद फैला रहे हैं। बीजेपी माइंडेड मीडिया भी झूठी खबर फैला रही है। जब बीजेपी को अगर ये मामला गलत लगता है तो फिर वे अपने केंद्रीय गृह मंत्री से जांच करा लें। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा बिहारियों पर हमले का जो वीडियो चला रहे हैं उसे हम कैसे मान लें कि वह तमिलनाडु का ही है। ये जो वीडियो दिख रहे हैं, क्या उसमें कोयम्बटूर लिखा है? दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसको लेकर के वे कई तरह की योजनाएं भी बनाते रहते हैं और फिर अन्य दलों के बड़े नेताओं से मुलाकात करने की भी कोशिश में जुटे हुए रहते हैं। लेकिन अब उनके विपक्षी एकता की मुहिम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2014 के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की मुहिम चला रही है, जब वहीं तृणमूल कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम को खुद से अलग कर लिया है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे, किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी पार्टी जनता के साथ गठबंधन करती है, ना कि किसी अन्य पार्टी के साथ। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, मेरा विश्वास है कि वे हमारे पक्ष में वोट करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि लोग उनके साथ है और उम्मीद जताई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं, मेरा विश्वास है कि वे हमारे पक्ष में वोट करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि लोग उनके साथ हैं और फिर उम्मीद जताई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी उनके साथ ही रहेंगे। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का ये बयान उस समय आया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं और न सिर्फ वहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी उनके इस पहल को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के जन्मदिन पर उनसे मिलने पहुंचे और फिर वहां उन्होंने मन से विपक्षी एकजुटता का उदाहरण भी पेश किया। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूपी के किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा बीते कई दिनों से चल रही है। इस चर्चा
के शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने अपने बयानों के जरिए इसे और हवा दी है, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे ये चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। नीतीश कुमार के प्रयागराज की फूलपुर सीट चर्चा बीते दिनों काफी हुई, जिसमें कहा गया है कि फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर के नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। वे विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। इस सीट पर जातीय गणित ने इस चर्चा को तेज करने में पूरी भूमिका निभाई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि अररिया के सांसद ने दक्षिण के राज्य यानी कि तमिलनाडु में बिहारी और फिर हिंदी भाषियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया और जम करके अपनी भड़ास निकाल दी। उन्होंने अपने आवास पर प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए गुरुवार को सांसद प्रदीप कुमार ने कहा कि एक तमिलनाडु में बिहारी और फिर हिंदी भाषियों पर अत्याचार हो रहा है और इसके साथ खुलेआम हमला किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को चार्टर्ड विमान से तमिलनाडु जाकर के जन्मदिन की बधाई देने में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चाहिए था कि मामले पर सीधे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम से बातचीत करके उन्हें सुरक्षा प्रदान करवाने और फिर हमलावरों को चिन्हित करके दंड दिलवाने का पहल करना चाहिए था, लेकिन सरकार बनाने और घिनौना सियासत में ही वे व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद को ओछी राजनीति को भली भांति देख रही है और फिर समय पर इसको माकूल जवाब देने के लिए भी कमर कसने लगेगी। अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बातचीत करके वहां रह रहे बिहारी और फिर हिंदी भाषियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की दिशा में ठोस सकारात्मक पहल करनी चाहिए, ये कहा है प्रदीप सिंह ने। उन्होंने कहा कि देश में एक संविधान है और संविधान में वर्णित प्रावधान के तहत देश का नागरिक कहीं भी जाकर के रोजी रोजगार पा सकता है। ऐसे में बिहारियों को टारगेट किया जाना निंदनीय है। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटर वाहन चलाना गैर कानूनी माना जाता है। जी हाँ, यानी कि ऐसा करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये यातायात नियमों का उल्लंघन है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। इसीलिए अगर आप मोटर वाहन चलाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो फिर बनवा लें। पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा जो 6 महीने के लिए वैध होता है, क्योंकि अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस सीधे नहीं बनाया जाता है। अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है। इसके बाद ही अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। लर्निंग लाइसेंस बनने की 1 महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके हैं। इसे दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका क्या है। लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि फिलहाल लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया कुछ ही राज्यों में पूरी तरीके से ऑनलाइन है, जबकि कुछ राज्यों में अभी ऐसा नहीं है। जिन राज्यों में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है वहाँ इसके लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ वही दूसरे राज्य में टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.parivahan.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएँ, उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाएँ और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को चुनें। उसके बाद अपने राज्य का चयन करें, लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन पर क्लिक करें, उसके बाद आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, उसके बाद लाइसेंस शुल्क का भुगतान करें। परीक्षण के लिए तिथि का चयन करें। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में टेस्ट ऑनलाइन हो जाता है, इसीलिए ऑनलाइन टेस्ट को चुनें। उसके बाद आपका ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद आप परमानेंट अस्थायी लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।